नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 में। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हम जो संख्या पद्धति है उसका निचोड़ देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को पढ़ाऊँगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपकी नंबर सिस्टम से जो भी आपको नंबर सिस्टम में कोई भी तकलीफ़ है तो वो यहाँ से दूर हो जाएगी। और इसके बाद पूरा समझाने के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से जो पूछे जा सकते हैं वो भी आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम हिंदी में से संख्या पद्धति भी कहते हैं। संख्या पद्धति सबसे पहले होती है संख्या पद्धति में नंबर्स क्या होते हैं। नंबर आपको बता दूं, दो या दो अंकों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें नंबर कहते हैं। अब आपको कहेंगे कि नंबर तो हमें समझ में आ गए कि दो अंक जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें नंबर कहते हैं या संख्याएं कहते हैं। लेकिन अंक कौन से होते हैं, अंक किन्हें कहते हैं? अंक टोटल अंक जो कि गणित में है वो टोटल अंक 10 है। कौन कौन से है? 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक है। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। ये भी इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना। डिजिट टोटल डिजिट 10 होते हैं। और जब ये डिजिट एक साथ मिल जाते हैं, जैसे कि 1 और 2 को मिलाया तो 1 और 2 12 हो गया, 12 हो गया, तो ये एक नंबर बन गया। क्या हो गया? संख्या बन गई, नंबर। तो ये तो नंबर क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। अब नंबर कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। टाइप्स या ऐसे प्रकार भी कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं नंबर? ठीक है। अब नंबर सबसे पहले प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत नंबर यानी कि इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं या इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती है सबसे पहले ये देख लेते हैं। क्या होती है प्राकृत संख्याएं? वे सभी संख्या होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं। हम गिन कैसे सकते हैं? जैसे कि एक ये पेन एक है, एक पेन है, ठीक है, 2 कुर्सी है, 5 टेबलें हैं, ऐसे हम गिन सकते हैं। लेकिन ऐसे थोड़ी कह सकते हैं 0 पेन है, 0 पेन है। हम तो सीधा ऐसे ही कहेंगे पेन है ही नहीं हमारे पास, 0 पेन थोड़ी कहेंगे। या -5 कुर्सी है, -5 कुर्सी होती नहीं है। तो जिन्हें हम गिन सकते हैं वो सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो अब इनके बारे में खास बातें क्या है कि ये एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती चलती अनंत इनफाइनाइट तक चली जाती है। और इन्हें अब जो नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए इनको एन से दर्शाते हैं। किससे? एन से। तो ये भी आप ध्यान रखना कि इन्हें दर्शाते किससे? एन से। अब एन के दर्शाने के बाद अब हम दूसरी संख्या देखते होते हैं, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर। ज़्यादा इंग्लिश मीडियम वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी शब्दों का ही खेल है। अगर आपको प्राकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता चल गया तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखे हुए, तो आपको वो इसलिए पूरा वीडियो देखना होगा। आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आप इस चैप्टर को पूरे जड़ से क्लियर कर सकते हो। अब हम पूर्ण संख्या देख लेते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अब प्राकृत संख्याएं तो 1 से शुरू होती है, ये ध्यान रखना। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, लेकिन पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के साथ 0 को जोड़ देते हैं, यानी कि ये संख्याएं 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती चलती इनफाइनाइट तक चली जाती है, यानी कि 0 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक चली जाती है। 0, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक चली जाती है, अनंत तक चली जाती है। तो ये तो होती है पूर्ण संख्या। अब
इन पूर्ण संख्याओं को किससे दर्शाते हैं, तो इसको W से दर्शाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश में नाम होगा उसका पहला अक्षर ही उसको दर्शाएंगे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है जिसको हम जो भी अंग्रेजी में उसको कहेंगे, इंग्लिश मीडियम में जिसका नाम होगा उसी से दर्शाएंगे, ये ज़रूर नहीं है। पर यहाँ पे हम प्राकृत और पूर्ण है वो जो इंग्लिश मीडियम में है उसी से दर्शाते हैं। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये n होता है, n और w में अंतर क्या है। n किसको कहते हैं, प्राकृत संख्याओं को कहते हैं, और w किसको कहते हैं, पूर्ण संख्याओं को, यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर क्या है। तो आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या है, 0 एक्स्ट्रा है। तो इन दोनों में जो अंतर है वो 0 का है। पूर्ण संख्या होल नंबर में 0 है लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। बाकी प्राकृत संख्याएं वही है, पूर्ण भी सेम है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में 0 एक एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे एक 0 का, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये प्रश्न कभी पूछ लेते हैं कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, तो वो अंतर कौन सा है, 0 का अंतर है। उसके बाद हम चलते हैं पूर्णांक संख्याओं पर। कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर नंबर कहते हैं, INTGR, इंटीजर नंबर, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर नंबर कहते हैं। अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, पूर्णांक संख्याएं सभी संख्याएं होती है जिसमें मतलब कि हम इसे शॉर्टकट में लिखें तो पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर प्लस ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव नंबर। पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लिया जाए तो कौन सी संख्याएं हो जाती है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक हो जाती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये -5 -4 -3 -2 -1, फिर अब ये माइनस वाली आ गई, ऋणात्मक आ गई। अब पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0 1 2 3 4 चलती चलती इनफाइनाइट तक चलती, और यहाँ से भी ये इनफाइनाइट से आती है, यानी कि इनका भी कोई अंत नहीं होता, यानी कि माइनस की भी इनफाइनाइट नंबर होती है और प्लस की भी इनफाइनाइट नंबर होती है। तो ये पूर्णांक संख्या में सभी संख्याएं आती है, लेकिन इसमें कोई भी पॉइंट वाली संख्या नहीं आती, पूरी संख्या आती है, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब हम आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये पूर्णांक संख्याएं देख ली। अब पूर्णांक संख्याओं के बाद हम सम संख्याएं देखते हैं। सम संख्याएं किन्हें कहते हैं, सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। कौन सी नंबर, इवन, EVEN, इवन नंबर। तो ये आप ध्यान रखना कि सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। अब सम संख्याएं कौन सी होती है, आपको पूछ ले कि एक एग्जांपल दे दिया, जैसे कि 35,424, ठीक है। ये पूर्णांक सम संख्या है या नहीं है, ये आपको पता करना है। तो पूर्ण सम संख्याओं की एक बात क्या है कि आपको इकाई का यूनिट प्लेस, इकाई का अंक या यूनिट, इसे इंग्लिश में यूनिट प्लेस कहेंगे, यूनिट प्लेस, ठीक है। यूनिट प्लेस या इकाई का अंक कौन सा होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर इनमें से कोई भी किसी भी संख्या में इनका किसी भी संख्या का अगर यूनिट प्लेस या इकाई का अंक अगर इनमें से है तो वो संख्या पूर्ण संख्या होगी। अब पूर्ण संख्या होगी तो यहाँ पे ये देख रहे, सॉरी पूर्ण संख्या नहीं, सम संख्या होगी। अब यहाँ पे आप देखो, इकाई का अंक पीछे वाला इकाई का अंक होता है, फिर ये दहाई का अंक, फिर ये सैकड़ा का अंक, फिर ये 1000 का अंक, ये फिर 10,000, फिर आगे लाख, 10 लाख, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो इकाई का अंक 4 है, 4 इसमें आ रहा है, यानी कि ये संख्या हमारी पूर्ण सम संख्या होगी। अब ये सम संख्या के बारे में आपको पता चल गया। अब इसका उल्टा, ये सम संख्या है, इसका उल्टा क्या होता है, विषम संख्या होती है। क्या होता है, विषम संख्या। तो यहाँ पे ये अगला पॉइंट है वो विषम संख्या। अब विषम संख्या किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। विषम संख्या, ओड नंबर, किसको, ओड नंबर, विषम संख्या। तो विषम संख्या, अब विषम संख्या, ओड नंबर, ये विषम संख्या सम संख्या की जस्ट उल्टी होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि इकाई का अंक या यूनिट प्लेस ये नहीं होना चाहिए, इकाई का
अंक या यूनिट प्लेस कहते हैं हम इंग्लिश में, यूनिट प्लेस जो कि 0248 0246 न हो, यानी कि अगर इसमें तो है तो ये प्राकृत संख्या है, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए कि 0246 नहीं हो, इसके अलावा कुछ भी हो तो वो संख्या विषम संख्या है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 35,423 ले लेते हैं, तो 423 में यूनिट प्लेस इनमें से नहीं है, 02468 में से नहीं है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो यहाँ पे 3 है, तो ये संख्या कौन सी, विषम संख्या। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको विषम संख्या के बारे में पता चल गया होगा। अब हम अगली टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है, तो अगले टॉपिक यहाँ देख लेना। अगला टॉपिक हमारा भाज्य संख्या है। कौन सी, अभाज्य संख्या ले लेते पहले। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर, इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये आपको, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा ध्यान रखना। नंबर सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यही है, इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक तो समझ में आ गया। अब ये मैं आपको पूछ लेता हूँ, जैसे कि कौन सी इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या फिर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। हम पता है तो हम अभाज्य संख्याओं को बाहर निकाल देंगे, जो अभाज्य संख्या नहीं है वो उसको हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि कोई भी संख्या है उसमें सिर्फ एक और स्वयं यानी खुद, एक और खुद का तो भाग जाता ही जाता है। सभी संख्याओं में एक का और खुद का तो भाग जाता ही जाता है। इसके अलावा अगर किसी और का भाग नहीं जाए, किसी और संख्या का भाग न जाए तो वो संख्या है अभाज्य संख्या। अगर किसी और का भाग चला जाता है तो वो संख्या है अभाज्य संख्या नहीं होगी, उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो भाज्य इसका जस्ट उल्टा है, अभाज्य का क्या है, उल्टा संख्या है, उल्टी है जस्ट। तो भाज्य संख्या, अब देखो यहाँ पे 11 है, 11 कहते हैं इंग्लिश में। 11 एक से और 11 से खुद से तो होगी, इसके अलावा अगर जा रहा है 11 में किसी का भाग तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर नहीं जा रहा है तो अभाज्य संख्या होगी। तो 11 एक अभाज्य संख्या, इसमें 11 और 1 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। अब यहाँ पे 21 ले लेते हैं। 13 भी एक अभाज्य संख्या, इसमें 1 और 13 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। लेकिन 21 ले लेते हैं तो 21 में 1 का और 21 का तो जाएगा। इसके अलावा किसका जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है। 3 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो 21 आता है, और 7 का भी भाग जा रहा है, यानी कि अलग इनके अलावा भी भाग जा रहा है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो अब भाज्य संख्या भी आपको पता चल गई। ये भाज्य संख्या अलग से भी बता देता हूँ। भाज्य संख्या अभी मैंने बताया किसी और का भाग चला जाता है तो वो भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के बारे में आपको पता चल गया कि भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे पता चल गया कि अगर किसी संख्या में एक और खुद के अलावा अगर किसी और का भाग चला जाता है तो वो भाज्य संख्या होगी। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, 21 है, इसमें 1 और 21 के अलावा 3 और 7 का भी भाग जा रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब यहाँ पे अगला हमारा टॉपिक ले लेते हैं। भाज्य हो गई, अभाज्य हो गई, प्राकृत, पूर्ण हो गई, सम हो गई। अब अगला ले लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या ले लेते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कौन सा नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर। अब इसका मतलब क्या है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में तो व्यक्त कर सके, लेकिन q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर बराबर है तो 0 होगा, अगर बराबर नहीं है क्रॉस कर देंगे तो 0 नहीं होगा। ये हो गई परिमेय संख्या की फुल फॉर्म, मतलब कि परिमेय संख्या का अर्थ हो गया। तो अब ये परिमेय संख्या एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे देते 3/7, तो यहाँ पे देखो p/q के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, यानी बट्टे में संख्या आ रही है 3/7। अब इसका जो q है, बट्टे वाला नीचे वाला भाग होता है वो q होता है, तो q का मान भी 0 नहीं है, 0 नहीं है, यहाँ पे 7 है, यानी कि ये संख्या एक परिमेय संख्या होगी।
अब आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, 2, क्या 2 एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसे हम p बटा q के रूप में लिखी हुई नहीं है, तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या नहीं होगी। लेकिन आप सबको पता है कि किसी भी संख्या के नीचे भाग बट्टे में कुछ ना हो तो हम 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लगा दिया, तो यहाँ पे p बटा q के रूप में लिख लिया, और q का मान भी 0 नहीं है। तो ये हो गई हमारी रेशनल नंबर। अब आगे आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर तो सीधा सीधा है कि परिमेय की जस्ट उल्टी कौन सी है? अपरिमेय। तो जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो तो है परिमेय, जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो कौन सी है? अपरिमेय। तो आज जैसे कि एग्जांपल √5, रूट वाली सभी संख्याएं कौन सी है? √3, √7, ये सभी संख्याएं रूट वाली संख्याएं कौन सी होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। तो संख्याओं के बारे में जो हमने नॉर्मल जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हम जो अगला टॉपिक है वो उसके बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है? जो इसके रूल ऑफ डिविजिबिलिटी होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या भाजकता के नियम जिसे हम कहते हैं वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो वो क्या होते हैं वो भी सीख लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये हमारी नवोदय क्लासेज है यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस पर अब सभी टॉपिक्स के ये फुल वीडियो आने वाले हैं जिसमें आपको पूरा डिटेल से समझाया जाएगा। अब यहाँ पे भाजकता के नियम देख लेते हैं। भाजकता के नियम। अब इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन ना ले, इसको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं। अब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपने यहाँ पे देख लिया। अब भाजकता के नियम देखते हैं। भाजकता के नियम का मतलब क्या होता है? इसका भाजकता का नियम का उद्देश्य क्या होता है कि जैसे कोई ये संख्या है, अब आपको पूछ ले कि ये संख्या 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, यानी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये आपको पूछ ले, 1 मिनट, हाँ, आपको पूछ ले कि इसमें 2 और 3 और मतलब कि 2, 3, 4, 5 इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसको हमें पता करना है। यानी कि 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 3 का जाएगा नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, ऐसे हमें पता करना है कि भाग इसमें जाएगा या पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। उसके लिए हमें भाजकता के नियम मालूम होना जरूरी है। अब भाजकता के नियम, सबसे पहले 1 की बात करें तो 1 की भाजकता का नियम नहीं होता है। उसका कारण ये है कि सभी संख्याओं में 1 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो अब उसके बाद आता है 2 की भाजकता। अब 2 की भाजकता, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की भाजकता क्या कहती है? ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों, सॉरी यहाँ पे भाजकता, ठीक है, 2 की भाजकता। अब 2 की भाजकता का नियम क्या है कि अगर इकाई का अंक यूनिट प्लेस हो ना, इकाई का अंक यूनिट प्लेस कौन सा होना चाहिए? जो सम संख्याएं हैं वही होना चाहिए। यानी कि अगर 2, 0, 2, 4, 6, 8 अगर यूनिट प्लेस या इकाई का अंक अगर ये है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखो यहाँ पे इकाई का अंक ये है, यानी कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये आपको अगर पता है तो आप सीधे संख्या देखते ही आप पता कर सकते हो कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 3 की भाजकता। 3 की भाजकता, ठीक है। अब 3 की भाजकता क्या होती है यहाँ पे देख लेना। 3 की भाजकता का सीधा सीधा है कि अंकों का योग यानी सम ऑफ द डिजिट बाय 3, ठीक है, सम ऑफ डिजिट बाय 3। अगर अंकों के योग में अगर हम 3 का भाग दे दे, अगर पूरा पूरा चला जाता है
तो वो भाग चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल 369, ये एक संख्या है, इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ये तो संख्या छोटी है एग्जाम्पल के लिए। अब आपको ऐसी बड़ी संख्या पूछ सकते हैं, तो आपको क्या करना, अंक डिजिट मतलब समझते हो, तो सब डिजिटों को जोड़ना है, यानी कि 3 + 6 + 9 अंकों का योग, द सम ऑफ टोटल डिजिट बटे 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आ गया। अब 6 और 3 9 9 9 18, यहाँ पे देख लो 18/3, 18/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 6 पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ पे हम 3 की भाजिकता सीख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं 4 की भाजिकता। 4 की भाजिकता अब 4 की भाजिकता किसे कहते हैं ये भी सीख लेते हैं। तो 4 की भाजिकता का नियम क्या है कि अगर इकाई यानी कोई भी संख्या है, जैसे कि यहाँ पे 428 है, कुछ भी ले लो, यहाँ पे इतनी बड़ी भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या है उसके पीछे के 2 अंक है ना, उसमें अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसमें 4 का, इस पूरी संख्या में 4 का जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे 28 है तो 28 ले लो, 28 में 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे कि इस संख्या में ले लेते हैं 98, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 98 में 4 का भाग दें तो 4 दूनी 8, फिर 1 बचेगा, 4 चौके 16, यानी पीछे 2 बच रहे हैं, यानी कि इस संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। अगर पीछे के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, पॉइंट अगर कुछ नहीं आ रहा है, तो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 4 की भाजिकता ने सीख ली। अब उसके बाद हम 5 की भाजिकता सीखते हैं। 5 की भाजिकता, अब 5 की भाजिकता क्या कहती है, वो भी बड़ी मतलब कि सरल भाजिकता है कि इकाई का अंक यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस इकाई का अंक है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 या 5 है, इकाई का अंक 0 या 5 है, तो उसमें पूरा पूरा 5 का भाग चला जाएगा। जैसे हम किसी भी 2 3 4 6 8 9 5 0 4 0, अब ये इतनी बड़ी संख्या ले ली, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या ले ली। अब इसमें 5 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, ऐसे तो नहीं हम पूरा 5 का भाग देंगे पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हमें पीछे का अंक देखना है, 0 या 5 है, 0 पड़ा है, यानी कि इसमें पूरे पूरा 5 का भाग जाएगा। ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी इम्पोर्टेंट है। अब 6 की भाजिकता देख लेते हैं। 6 की भाजिकता क्या कहती है, वो भी बड़ी आसानी से सर। 6 की भाजिकता के लिए हमें 2 और 3 की भाजिकता का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी संख्या में 2 और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 624, ठीक है, 624। अब ये संख्या है 624, इसमें 2 का जा रहा है, 2 की भाजिकता क्या है, जिसकी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है, यानी कि इसका 4 है, यानी कि इसमें 2 का जाएगा। अब 3 का जाएगा या नहीं जाएगा, 3 अंकों का योग कर दो, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12/3, 12/3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 3 का भी पूरा पूरा जा रहा है, यानी 2 या 3 दोनों का जा रहा है, तो यानी कि इसमें 6 का भी भाग जाएगा। अब 6 की भाजिकता के बाद हम देख लेते हैं 7 की भाजिकता मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका कारण है कि वो कन्फ्यूजन है, उसकी भाजिकता 7 की भाजिकता में कन्फ्यूजन है, तो वो आप अगर बच्चों के लिए मतलब कि इतनी यूज़फुल नहीं है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम करते हैं उनके लिए यूज़फुल रहती है। 7 अगर किसी संख्या में 7 का भाग देना है तो आप देकर देख लेना, क्योंकि वैसे 7 का इतना पूछेगा नहीं, ये जो इम्पोर्टेंट है यही पूछेंगे। अब 7 के बाद हम 8 देख लेते हैं। 8 की भाजिकता, आपने 4 की भाजिकता तो देखी होगी, मैंने ऊपर बताइए कि कोई भी संख्या है उसमें, जैसे ये 824, कोई भी संख्या है उसमें पीछे के 2 अंकों को देखना है, यानी कि यहाँ पे अगर हम आगे 60 भी लगा ले कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वहाँ पे पीछे के 2 अंक देखने थे। 8 की भाजिकता में क्या करना है, आपको पीछे के 3 अंक देखने हैं, अगर 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 824 है, 824 में 8 का भाग देते तो 8 एकम 8, फिर यहाँ पे 2 में भाग नहीं जाएगा, टूट जाएगा, यानी एक 0 आ जाएगा, फिर 24, 8 दिया 24, यानी कि पूरा पूरा जा रहा है 8 का भाग, यानी कि इसमें 60,824 में पूरा पूरा 8 का भाग जाएगा। अब 8 के बाद हम 9 और 10 की भाजिकता देख लेते हैं। 9 की भाजिकता, अब 9 की भाजिकता क्या कहती है, वो भी
देख लेते हैं। अब 9 की अगर भाज्यिकता, आपको 3 की भाज्यिकता पता है तो 9 की भाज्यिकता बहुत आसान है। 3 की भाज्यिकता में क्या था, अंकों का योग बट्टे 3 था, यानी वहाँ पे 3 की भाज्यिकता थी इसलिए बट्टे में 3 था, लेकिन यहाँ पे 9 की भाज्यिकता है तो हम बट्टे में 9 करना है। जैसे 639। अब इसमें 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो यहाँ पे अंकों का योग कर दो, 6 और 3 9, 9 9 18, 18 में 9 का भाग देते हैं कितना आ जाएगा 2, यानी कि पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि इस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 9 की भाज्यिकता देख ली, अब उसके बाद हम देख लेते हैं 10 की भाज्यिकता। 10 की भाज्यिकता कुछ नहीं है, अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 है तो उसमें 10 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर यूनिट प्लेस इकाई का अंक 0 है, 0 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, 0 है तो ही 10 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे कि कोई भी संख्या लिख लेते हैं 6 8 9 5 4, अगर पीछे 0 लग गया तो इस संख्या में 10 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको भाज्यिकता के नियम पता चल गए होंगे। अब इसका जो नंबर सिस्टम का एक ही टॉपिक पीछे रहा है, जातीय मान और स्थानीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान। ये थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन करता है, स्थानीय मान और जातीय मान। ये इस टॉपिक के बाद हम थोड़े से प्रश्न देख लेते हैं। जातीय मान, अब इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन ना ले, क्योंकि इनको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। इसको कहते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। एंड जातीय मान को क्या कहेंगे, जातीय मान को प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, इसको फेस वैल्यू कहेंगे, फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू। यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, अब मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 6 3 8 4 5, ये कोई संख्या है। आपको क्या पूछेगा कि इसमें सभी संख्याओं के स्थानीय मान निकालना अगर आपको आ गया तो आपको प्रश्न कैसे पूछेंगे वो मैं प्रश्नों में आपको बता दूंगा। प्रश्न पूछेगी कि 8 का स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान में अंतर क्या है, तो दोनों का स्थानीय मान निकालना, फिर अंतर ज्ञात करना, अंतर मतलब घटाना उनको, और कुछ नहीं करना। अब स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, आप ये एक चीज़ सीख लेना कि इसको इकाई का अंक कहते हैं। इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब 100, और 1000 का मतलब होता है 1000, और फिर 10,000 का मतलब होता है 10,000। अब जैसे भी 6 का मान निकालना है तो 6 गुणा, अब इसका स्थान का मान कितना है, यानी कि 10,000 है तो इसको 10,000 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 60,000, ठीक है। फिर इसको 3 का निकालना है, जैसे 3 गुणा इसका स्थान का मान कितना है 1000, तो ये 1000, तो 3000, ठीक है। अब यहाँ पे 8 का निकालना, तो 8 गुणा इसका स्थान मान 100 है तो 800। फिर 4 का निकालना, 4 गुणा स्थान का मान दहाई है तो 10, यानी कि 40। और 5 का निकालना, 5 गुणा स्थान का मान 1 है तो 5 ही आएगा। एक तो तरीका था ये, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको 6 का स्थानीय मान निकालना है तो पहले 6 लिख लो, पीछे अंक गिनो, 1 2 3 4 अंक है तो इसके पीछे 4 जीरो लगा लो सीधे, ठीक है। ये हो गया स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। ऐसे ऐसे सब में अगर 4 का निकालना है तो 4, पीछे अंक कितने 1 है तो 1 जीरो लगा दो। ये दोनों तरीके हैं, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। ये तो हो गया स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ठीक है। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब जातीय मान है या फेस वैल्यू हम कहते हैं, वो क्या होती है, तो यही संख्या ले लेते हैं 6 3 8 4 5। फेस वैल्यू या जातीय मान यानी कि उस अंक का खुद का जातीय मान, यानी जाति, उसकी अंक की जाति क्या है, यानी कि 6 की जाति 6 ही है, 3 की जाति 3 है, 8 की 8 है, 4 की 4 है, 5 की 5 है। यानी कि स्थानीय मान तो स्थानों के आधार पर चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो फेस वैल्यू है, जातीय मान है, वो प्रत्येक अंक का वही अंक होगा। यानी कि 6 का 6 होगा, 3 का 3 होगा, 8 का 8 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा। यही आपकी जो आज की इम्पोर्टेंट जो नंबर सिस्टम था वो इतना ही था। अब जो आगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूँ वो भी आप देखते रहना, क्योंकि इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अगले प्रश्न होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हम जो नंबर सिस्टम है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
जो कि नवोदय विद्यालय में पिछले वर्षों से मैं पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है, पूछने की बहुत चांस है। इनमें से 10 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इनमें से ही क्वेश्चन होंगे। बस आपको नंबर चेंज हो सकते हैं, नंबर मतलब कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 20 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, यहाँ पे आपको ऐसे भी पूछ सकता है 80 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य। बस यहाँ पे नंबर चेंज हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन यही रहेगा। अब मैंने कहा था इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के क्वेश्चन जो इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। 20 और 30 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 20 एंड 30। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले 20 और 30 के बीच में संख्याएं लिख लेते हैं हम। तो यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। और आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, जो भी सम संख्याएं हैं, जो भी सम संख्याएं हैं, सम संख्या, वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। जो भी सम संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। उसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसका कारण ये है कि जो भी सम संख्याएं हैं उसमें खुद का और एक के अलावा दो का तो भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सम संख्याएं जितनी भी है उसमें दो का भाग तो चला ही जाता है। इसलिए इसमें जो भी संख्या है सम संख्या है वो संख्याएं अभाज्य नहीं होगी। यानी कि पहले आप सम संख्याएं जितनी भी है उनको अलग काट दो। और दूसरी बात, आप कहेंगे सम संख्या तो दो भी है, दो अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि दो है तो दो में दो का खुद का भी जाता है और एक का जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। लेकिन ये संख्याएं हैं, इनमें एक का और खुद का, इसके अलावा दो का जाता है। यहाँ पे दो का जाता है तो दो तो खुद ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दो अभाज्य संख्या हो गई। अब यहाँ पे देखो 22 एक सम संख्या है, यानी कि ये काट दो। 24 को काट दो क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। 26 को काट दो, ये 28 को काट दो। ठीक है, अब ये काट दिया हमने। अब उसके बाद 21 रहा है, 23 और 25, 27, 29। अब इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है या नहीं है? 21 को देखें तो 21 में एक और 21 के अलावा 3 का भी भाग जा रहा है, 3 का और 7 दोनों का जा रहा है, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक और खुद का, उसके अलावा किसी का नहीं जाए। अब 23 है, 23 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें एक का और 23 का ही जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा है भाग। 25 का देखें तो 25 का आप देखोगे इकाई का अंक 5 है, यानी कि 5 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 27 का देखें, 27 में आप देखो तो एक 3 का भी भाग जा रहा है और 9 का भी भाग जा रहा है। 27 में 3 और 9 का भाग जा रहा है, इसलिए ये भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब 29 है, 29 में 1 और 29 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि ये संख्या अभाज्य संख्या होगी। अब आपको पूछा क्या है, कितनी संख्याएं अभाज्य है? तो एक और दो, दो ही अभाज्य संख्या, यानी कि अपना ऑप्शन बी है वो एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी हमने ऑप्शन पहला क्वेश्चन कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी कि छोटी से छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? अब सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी 1, 2, 3, ऐसे छोटे में 1, 2, 3 ही आएगा। अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, न भाज्य संख्या और न भाज्य और न अभाज्य संख्या। एक न तो भाज्य संख्या न अभाज्य संख्या, ये बात आप ध्यान रखना। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। उसके बाद कौन सी संख्या आती है? 2। अब 2 में एक का भी एक का जा रहा है और 2 खुद का भी जा रहा है, इसके अलावा किसी का नहीं जा रहा है, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या है। 3 में भी 1 का जा रहा है और खुद 3 का जा रहा है, उसके अलावा किसी का नहीं जा रहा है, यानी कि 3 भी भाज्य। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा है? सबसे छोटी पूछा है, तो छोटी एक तो है नहीं, उसके बाद कौन सी है? 2 है, तो हमारा ऑप्शन बी है वो एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैंने 3 की भाजकता का नियम बताया था, वो आपको अगर पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 से पूरी तरह कौन सी विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे 3 का पूछा है, जरूर नहीं आपको 3 का पूछे, 2 का पूछ सकता है,
4 का पूछ सकता है, 5 का पूछ सकता है, 6 का पूछ सकता है, 8 का, 9 का, किसी का पूछ सकता है। अगर आपको सभी के भाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब 3 की भाजकता का नियम क्या था कि अंकों का योग करो और उसमें 3 का भाग दे दो, यानी इसका अंकों का योग करेंगे तो 3 और 5 8, 8 और 10, 10 में 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 या 9, एक पीछे बच जाएगा। अब उसका दूसरा देख लेते हैं, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11/3, 11/3 में भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है। उसके बाद ये देख लेते हैं, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12/3 यानी 12 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और इसका देखें तो 5 5 10, 10 और 3 13, 13 में भी 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। शेष बचना नहीं चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा भाग चला जाए। और उसके बाद अब चौथा प्रश्न देखते हैं कि 476 गुणा 198 गुणा 359 गुणा 242 में इकाई का अंक क्या है? व्हाट इज द यूनिट प्लेस? यूनिट स्कोर पूछा, इकाई का मान क्या होगा? अब इकाई का मान आपको ज्ञात करना है तो आप घबराना नहीं कि इसको पूरे को गुणा करना पड़ेगा, इसमें तो टाइम बहुत खराब हो जाएगा। आपको इकाई का पूछा है तो आप इकाई के अंकों को ही गुणा करिए। यहाँ पे 6, इसमें 8 इकाई का अंक है 8, इसमें 9 है 9, इसमें 2 है तो 2, ठीक है। अब इकाई का अंक गुणा कर लिया तो अब 8 को 2 से गुणा करेंगे, 6 को 8 से करेंगे तो 8 संग 48, गुणा 9 को 2 से करेंगे तो 18, अब 18 को 8 से करेंगे तो 144, ठीक है। फिर आंसर 14 लग जाएगी और 18 को 4 से करेंगे, 18 चौके 72, 72 में 14 को जोड़ देते हैं, 6 और 8 यानी कि 86 आ गए, यानी कि हमारा 864 हमारा आंसर आ जाएगा। अब 864 आंसर आ गया। अब 864 में हमें तो इकाई का अंक पूछा, इकाई का अंक कौन सा है? 4 है, तो हमारा इकाई का अंक 4 हो जाएगा। सही। अब आपको अगर क्या करना है, अगर आपको पूरा गुणा नहीं करना है, टाइम बचाना है, तो आप क्या करना, 18 को 8 से कर देना, या 8 को 8 से करेंगे तो 8 8 64 होगा, 64 का 4 हासिल 1 आ जाएगी, यानी कि पीछे का अंक, हमें पीछे का इकाई का अंक चाहिए, तो पीछे 4 आ गया, तो हमारा उत्तर जो ऑप्शन में 4 है वो एकदम सही हो जाएगा। तो यह 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम अगले क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 6 7 8 10 तक क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप ये भी क्वेश्चन देख रहे होंगे कि 59 75 23 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर क्या है? यानी कि 7 का पूछा है, 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछा है, यानी कि दोनों को घटाना है। पहले 7 का स्थानीय मान निकालते, 7 का प्लेस वैल्यू। अब 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे देखो, 7 का 7 लिख दिया, पीछे अंक कितने 1 2 3 है, तो पीछे 3 जीरो लगा लो, ये 7 का आ गया। अब 7 का जातीय मान यानी कि फेस वैल्यू पूछिए। फेस वैल्यू मैंने क्या कहा था, किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू है वो वही सेम रहेगा, तो इसका 7 का 7 होगा। अब इन दोनों का अंतर पूछा, घटाना है, तो घटा दो। 7000 में 7 को घटाओगे तो 0 में 7 नहीं जा रहा है, यानी कि इससे उधार लेगा, इससे फिर इससे लेगा, फिर इससे, यानी कि यहाँ से उधार लेगा 6 आएगा, फिर इसके पास जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 एक इसको उधार देगा तो यहाँ पे 9 बचेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 फिर यहाँ से एक उधार देगा तो यहाँ पे 9 हो जाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, फिर 10 में 7 गए 3, यहाँ पे 9 के 9 9 6, यानी कि 6993। ऑप्शन ए है वो हमारा एकदम उत्तर सही है। ये स्थानीय मान और जातीय मान दोनों का पूछा है, आपको दोनों स्थानीय मान का भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है 5 का स्थानीय मान, दोनों 5 के स्थानीय मानों का अंतर, तो आपको पहले इस 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना, फिर इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है, यानी फिर प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी, फिर आपको दोनों को घटा देना है। तो ये तो स्थानीय मान हो गया। अब ये संख्या, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप गौर से देखना कि डिजिट दिए हुए है, में अंक दिए हुए हैं 1 0 3 7 तथा 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, सबसे बड़ी संख्या, लेकिन सबसे छोटी संख्या बनानी है ना, उसमें दिक्कत होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम बड़ी संख्या बना लेते हैं, तो बड़ी संख्या कैसे, पहले बड़े अंक लेंगे, बड़ा डिजिट लेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, यानी कि यहाँ पे 7 सबसे बड़ा है तो 7, फिर उससे छोटा 5 है तो 5, उससे छोटा 3 है तो 3, उससे छोटा 1 है तो 1, उससे छोटा 0 है तो 0, ये ठीक है। ये तो सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं कि 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, बाकी वाले 4 अंक है, तो अब सबसे छोटी बनानी है, ठीक है, सबसे छोटी बनानी है,
तो अब छोटी बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक छोटा अंक एक है, डिजिट एक है, एक, फिर 3, फिर 5, सॉरी 1, 3, 5, 7, यानी कि 1357, ये सबसे छोटी बन गई। लेकिन अब आप मान लेते हो कि यहाँ पे जीरो भी शामिल है, ये सबसे बड़ी बनाई है, हमें सबसे छोटी बनानी है। तो सबसे छोटी बनानी है तो आप ऐसे थोड़ी लिखोगे, सबसे छोटा अंक जीरो है, जीरो, फिर 1, फिर 3, 5, 7। अगर आप ऐसा बनाओगे तो इस संख्या के आगे जीरो का कोई मान नहीं है, यानी कि ये जीरो का कोई मान नहीं है, तो पीछे अंक कितने, 4 ही बचे, 5 अंकों का तो यूज ही नहीं हुआ। इसलिए आपको क्या करना है कि अगर सबसे छोटी संख्या बनानी हो और जीरो दिया हुआ हो तो आपको जीरो को दूसरे नंबर पर लेना है। पहले छोटा अंक 1 ले लिया, उसके बाद जीरो ले लिया, उसके बाद वही सेम 3, 5, 7। अब ये सबसे छोटी संख्या बन गई। तो ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत काम की है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कि वह संख्या कौन सी है जिसको 16 से भाग देने पर भागफल 16 और शेषफल 6 रहता है। यानी व्हाट इज द नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 16 द क्वोटिएंट इज 16 एंड द रिमाइंडर इज 6, यानी कि 16 और 6 रहता है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक आपको फॉर्मूला पता है, मैंने बताया था कि हिंदी मीडियम वाले भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को कुछ नहीं, भाज्य को क्या कहते हैं, आप टोटल नंबर मान लेना, टोटल नंबर। भाजक को क्या कहते हैं, डिविडेड, भागफल को क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर को शेषफल। यहाँ पे आप हिंदी की जगह इंग्लिश लिख लेना, और कुछ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, भाजक कितना है हमारा, 16 से भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसको भाजक कहते हैं, डिविडेड कहते हैं। तो यहाँ 16 गुणा भागफल हमारा कितना है, क्वोटिएंट कितना है 16, गुणा प्लस शेषफल कितना है 6। अब 16 को 16 से गुणा करेंगे 256 प्लस 6, 256 में 6 जोड़ेंगे तो 262 आ जाएगा। तो 262 हमारा इसका एकदम आंसर राइट होगा। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण था, पर आपको एक बार सीख गए तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो उसके अलावा जो 3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है वो भी आपको समझा देता हूँ। अब देख लेना यहाँ पे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि 85,793 माइनस एक्स प्लस 151, यानी कि 85,793 माइनस एक्स प्लस 151 बराबर 77,477, ठीक है। अब x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे एक बात याद रखना कि x माइनस में इधर ले जाओ, इधर ले जाएंगे तो ये x यहाँ पे कितने आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 77,477 प्लस x, यहाँ पे x प्लस में आ गया। लेकिन यहाँ पे पीछे क्या बचे, 151 और 85,893 793 पीछे बच गए। अब ये दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ दो, यानी कि यहाँ पे 4 और 5 और 9 14, हासिल पर 1 1 1 2 2 और 7 9, फिर 5 और 8, यानी कि यहाँ पे ये आ गया, बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये संख्या इधर प्लस में इधर आती माइनस में हो जाएगी, तो माइनस को घटा देते हैं, ठीक है, घटा देते हैं। अब इसको घटा देते हैं, माइनस में आते घटा देंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो अब 4 में 7 नहीं जा रहे, यहाँ से एक उधार लिया तो यहाँ पे 14 हो जाएगी, यहाँ पे 3 बचे, 14 में 7 गए तो 7 बचे। अब फिर 3 में 7 नहीं जा रहा है तो यहाँ से एक और उधार लिया 13, यहाँ पे 8 बचे, 13 में 7 गए 6, 8 में 4 गए 4, फिर यहाँ पे 5 में 7 नहीं जा रहे, एक यहाँ से उधार ले लिया 15, 15 में 7 गए 8 बचे, यहाँ पे 7 में 7 गए 0 बचे, यहाँ क्या, यहाँ एक 0 7 बचेगा, एक उधार दे दिया, फिर 7 में 7 गए 0, यानी कि हमारा उत्तर कितना आ गया 8,467। x का मान क्या आ जाएगा 8,467। अब यहाँ पे ये एक प्रश्न है, ये देख लेते हैं कि रोमन संख्या किस संख्या का बोध कराती है। ये संख्या आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे CDXI, ठीक है, इसमें रोमन संख्या। अब यहाँ पे देखो डी, हम 500 को डी कहते हैं। अगर 500 में एक सी घटाया, इस साइड है तो घटाना, इस साइड है तो जुड़ा हुआ है, इस एक सी को घटाया, सी का मान 100 होता है, यानी कि 100 घटा दिया यानी कि 400 आ गए। और यहाँ पे ये 9 है, यहाँ पे यहाँ x और ये 10 है, 10 में एक घटाया 9, तो यहाँ पे 9 आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन जो सी है वो एकदम सही हो जाएगा। अब हम जो अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न।
यहाँ पे ऊपर वाला गलत है प्रश्न, ये देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य। मैंने कहा था ऐसे प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे ये मैंने ऑप्शन दिए, वो ऑप्शन चेंज कर सकता है। वो विच इज द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन सा है तो हमें पता करना है। मैंने कहा था पहले अभाज्य संख्या मतलब सम संख्या है उनको काट दो, सम संख्या तो होगी नहीं, 80 और 60 तो होगा नहीं। अब 75 है और 83 है, आप देखोगे 75 का इकाई का अंक 5 है, 5 इकाई का अंक है तो यानी कि 5 का इसमें भाग चला जाएगा, यानी 5 का चला जा रहा है, यानी कि एक और 75 के अलावा 5 का भी जा रहा है, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और इसके बाद एक ही बचा ऑप्शन, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज की क्वेश्चन सभी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नंबर सिस्टम में इनसे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और अभी तक आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।